अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आज आपका फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करना दिख रहा हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, टॉपिक था गैस लॉज के बारे में। पहले तो एक्सप्लेन किया था बजाते खुद गैस लॉज क्या है, और फिर इसके एग्जांपल में एक पहला बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था कि बॉयल्स लॉ क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्या है, ये एक्सप्लेन करता है। तो आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है अबाउट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को आप स्ट्रेट कैसे करेंगे, मैं जरा फिर एक छोटा सा रिमाइंडर दरमियान में ऐड करता हूं कि हम गैस लॉज के बारे में क्या बुनियाद थी जिस पर हम बात कर रहे थे। स्ट्रेट वेरिएबल्स, चार स्ट्रेट वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस। होता क्या है, इन चार में से दो स्ट्रेट वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बाकी दो के दरमियान जो रिलेशन होगा उस रिलेशन का नाम है गैस लॉ। चार स्ट्रेट वेरिएबल्स, चार में से दो को कर दिया जाए कांस्टेंट और बाकी दो का आपस में रिलेशन बना दिया जाए। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर दो स्ट्रेट वेरिएबल्स को कर दूं कांस्टेंट, वो दो स्ट्रेट वेरिएबल्स मैंने कौन कौन से मार्क किए, एक मास ऑफ गैस, दूसरा प्रेशर ऑफ गैस। अगर गैस के मास और गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो अब जो बाकी दो स्ट्रेट वेरिएबल्स हैं इनका रिलेशन ये बन जाएगा चार्ल्स लॉ। इफ मास एंड प्रेशर ऑफ अ गैस आर कांस्टेंट, अगर किसी गैस के मास और गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, देन इट्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर किसी गैस के मास और गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वजह पूछ ली जाए तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, थर्मल एक्सपेंशन आप अच्छी तरह पढ़ चुके। थर्मल एक्सपेंशन के मुताबिक, इनफैक्ट केएमटी के मुताबिक, किसी भी गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। अब गैस के मॉलिक्यूल्स पहले कम जगह को ऑक्युपाई कर रहे थे, थोड़ा कम थोड़ा इधर था। अब जैसे ही आप इसको ज्यादा हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब वो और ज्यादा तेजी के साथ दूर दूर तक जाएंगे तो इनके इस तरह जाने से गैस का वॉल्यूम पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट लाइक थर्मल एक्सपेंशन वाली बात है। मैथमेटिकली अगर मैं इस लॉ को एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैथमेटिकली इस लॉ को लिखा जाता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V is directly proportional to T। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद चेंज करके लिखना चाहूं, then volume of a gas is equal to constant into temperature। Volume of a gas is directly proportional to temperature। proportionality साइन हटाते हैं, इक्वल के बाद आ गया constant, और we can say volume upon temperature is equal to constant। अब इसी चीज को अगर मैं थर्मोडायनेमिक वे में, पहले चीज मैंने लिखा थ्योरेटिकली गैस लॉ को कैसे लिखा जाता, फिर इसको मैथमेटिकली लिखा। अब इसी मैथमेटिकल स्टेट को अगर मैं थर्मोडायनेमिक स्टाइल में लिखता हूं तो वहां पर हमें शो करना पड़ता है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट।
तो मैंने सपोज किया एक सिस्टम है जिसमें इनिशियल टेम्परेचर T1 और जब इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इस वक्त इस गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। उस वॉल्यूम को मैंने शो किया V1। इसको हीट अप करता हूं, गर्म करता हूं, किसी भी तरह से गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया। बढ़ने के बाद अब चूंकि इसका टेम्परेचर पहले के मुकाबले में बढ़ गया, T2 हो गया, तो अब गैस में एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं उसको मैंने शो कर दिया V2 से। तो पहला टेम्परेचर T1 तो पहला वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1। जब फाइनल टेम्परेचर T2 है तो फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। चार्ल्स का ये कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रेशियो लिया जाए तो ये क्या होता है, कांस्टेंट। लेट्स सपोज कि ये कोई भी कांस्टेंट k है, सो इट विल बी V1 upon T1 is equal to k and V2 upon T2 equals to k। दो रिलेशन हो गए, दोनों के राइट साइड पर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं तो चार्ल्स लॉ को इनडायरेक्टली यूं लिखा जा सकता है V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। That's quite simple। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। नोट कर लें इसको। उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट ऑन अ ग्राफ। ये ग्राफ ही था जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने थ्योरेटिकल चेंजेस किए थे। इनिशियली चार्ल्स लॉ था द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन जब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया, मतलब चार्ल्स लॉ का ग्राफ हम सपोज करते हैं हमने शो करना है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने वॉल्यूम शो कर दिया, हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर शो करते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मैंने राइट लेफ्ट दोनों साइड पर शो किया क्योंकि इस वक्त मैं जो टेम्परेचर सपोज कर रहा हूँ ये सेंटीग्रेड में है। तो अब अगर मैं चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाता हूँ और इस तरह बनाता हूँ कि टेम्परेचर को मैं सेंटीग्रेड स्केल पर रखूं, तो रिलेशन जो मेरे पास आता है वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर मैं आगे की तरफ जाते हुए टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो टेम्परेचर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। अपनी क्लास के दौरान शुरू में जब फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था तो वहां ग्राफ के पैटर्न्स बता दिए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा होगा ग्राफ। तो इस वक्त अगर मैं कहूं कि मैंने एक आइडियल गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया तो आइडियल गैस के लिए ग्राफ ऐसा होगा। फॉर एन आइडियल गैस, अगर मैंने आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म चेंजेस। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म चेंजेस। जिस रेशो के साथ वॉल्यूम टू टेम्परेचर बढ़ेगा उसी रेशो के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। एंड फॉर इन द केस अगर मैंने आइडियल गैस के बजाय एक रियल गैस को सपोज कर लिया तो फिर जो ग्राफ होगा वो थोड़ा कर्व की सूरत में चला जाता। बट यहाँ पर दो चीजें ऑब्जेक्शन आती हैं। ऑब्जेक्शन क्या है, इस जगह के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रूल ये कहता है जब टेम्परेचर 0 है द वॉल्यूम शुड बी 0, वॉल्यूम 0 होना चाहिए। तो होना ये चाहिए था कि ये ग्राफ ऊपर के बजाय लेवल 0 पर आना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट है, हकीकत है, हम इस चीज को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बेतहाशा जगह मौजूद है जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन गैसेस का वॉल्यूम 0 नहीं होता। गैसेस वहां मौजूद, गैसेस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब गैसेस खत्म हो जाए। गैसेस का वॉल्यूम 0 नहीं होता, गैसेस वहां पर खत्म नहीं होती। दूसरी बात, अब आइडियल ही है, आइडियल सी सिचुएशन है, टेम्परेचर 0 पर आया, वॉल्यूम 0 नहीं, चले इस मसले को देखा जा सकता है। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अगर मैं टेम्परेचर को नेगेटिव में ले जाता जाऊं, एक वक्त ऐसे आएगा, देखो आगे जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा, पीछे लेकर आऊंगा टेम्परेचर कम हो रहा, वॉल्यूम भी
कम होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं मजीद पीछे जाऊंगा टेम्परेचर मजीद कम, वॉल्यूम मजीद कम होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा, एक ऐसा नेगेटिव टेम्परेचर आएगा जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। पहली बात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 होना चाहिए था, जो लॉजिकली सेंस नहीं मानती, अकल नहीं मानती कि आप किसी भी चीज को कितना भी वॉल्यूम कम करोगे आखिर तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है तो उसका वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। अब इसी चीज को मैं मजीद आगे बढ़ाता हूँ कि टेम्परेचर को मैं कम करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का टेम्परेचर 0 नहीं, वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा, तो कम से कम कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर है जहां जाकर वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा होना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एक लेवल ऐसा आता है जब गैसेस जो वो लिक्विफाई कर जाती हैं, यानी यहाँ तक तो वो गैस थी, लेकिन जब आप उसको मजीद ज्यादा ठंडा करेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर की तरफ लेकर जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। आप पढ़ रहे हैं गैस लॉ, ये गैस के बारे में कानून है, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उस पॉइंट से आगे आप चार्ल्स लॉ का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो गैसेस के बारे में है, लिक्विड्स के बारे में नहीं है। सो कंप्लीटली अगर मैं टेम्परेचर को सेंटीग्रेड के यूनिट में रखूं तो दो कंट्रोवर्सीज आती है। पहली बात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 0 नहीं। दूसरी बात अगर मैं इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव में लेकर जाऊं तो वॉल्यूम 0 होने के बजाय एक पॉइंट ऐसा आता है जब गैस लिक्विफाई कर जाती है, और गैस का लिक्विफाई कर जाना ये इंडिकेट करता है अब आप गैस लॉ की लिमिट से बाहर जा चुके। तो इस मसले का हल क्या था? इस मसले का हल ये था कि एक नया टेम्परेचर स्केल बनाया जाए, एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जिसका स्टार्ट उस टेम्परेचर से, उस जगह से होना चाहिए जहां गैस का वॉल्यूम आइडियल है। हकीकत में तो गैस का वॉल्यूम 0 होगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो एक नया टेम्परेचर स्केल बनाया जाए और ये इस जगह से स्टार्ट होना चाहिए जहां गैस का वॉल्यूम आइडियली 0 हो जाए। तो इस नए टेम्परेचर स्केल का नाम रखा जाता है केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल। और इसमें जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं एक ऐसे पॉइंट से जहां गैस का वॉल्यूम आइडियली 0 था, यानी वो पॉइंट जहां गैस का वॉल्यूम फर्जी तौर पर 0 आ रहा था, वहां से मैंने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया। तो ये 0 केल्विन हुआ, और अब जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसा होगा कि फॉर अ गैस, अगर ये आइडियल गैस होगी तो ये बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन फैक्ट आप लोग जानते हैं इन द यूनिवर्स कोई भी गैस आइडियल नहीं है। तो रियल गैसेस के लिए जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं इट मेक्स अ कर्व। और अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा ये 0 केल्विन पर आकर वॉल्यूम को 0 कर देगा। दैट वाज अबाउट द ग्राफ। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी ग्राफ के हवाले से मैं एक बात और शेयर कर देता हूं, जरूरी तो नहीं है लेकिन शायद कहीं पर आपको ये बात काम आएगी कि ये मैंने शो कर दिया चार्ल्स लॉ का ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान, वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन स्केल में, वॉल्यूम कैन बी टेकन एट एनी यूनिट लेवल, आप इसको किसी भी यूनिट में कंसीडर करके शो कर सकते हैं। और ग्राफ कैसा बनेगा? ओरिजिन से, अगर आपने टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लिया तो ग्राफ ओरिजिन पर नहीं आएगा, बट इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन तक नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको आइडियली पास करेंगे तो ये ओरिजिन में से गुजरता हुआ जाना चाहिए, जाएगा। अब ये ग्राफ, यहां मैंने एक बात कही थी कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूं तो v अपॉन t किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई भी नाम रखा जा सकता है, k, c, f, g, h, जो चाहे रख लें। अब इस कांस्टेंट के बारे में मैं एक बात बता दूं, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट आंसर आ रहा था वो डिपेंड करता था टेम्परेचर पर, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। नाउ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन एक बात और बताओ,
क्या है कि वो वाला जो कांस्टेंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर था, ये वाला कांस्टेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी ये डिपेंड तो प्रेशर पर करता है लेकिन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये कांस्टेंट होता क्या है, ग्राफ लाइन का स्लोप होता है, इस लाइन का स्लोप नीचे, इसका ऊपर, इसका और ज्यादा होगा। ये ग्राफ लाइन का स्लोप है, ये स्लोप नीचे, इसका ऊपर और इसका और भी ज्यादा ऊपर। तो अब यहां पर क्या है, इस लाइन का झुकाव नीचे की तरफ है, इसका स्लोप छोटा है, इस लाइन का झुकाव ज्यादा है, इसका झुकाव सबसे ज्यादा है। अगर मैंने कह दिया ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2 और ये प्रेशर P3, ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2 और ये प्रेशर P3, तो एक बात बता दूं, P1 इज लेस देन P2 एंड P2 इज लेस देन P3। यानी ग्राफ लाइन जितना टेम्परेचर के जाने नीचे झुकी हुई होगी ये इंडिकेट करेगी कि गैस के ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा है, और अगर ग्राफ लाइन ऊपर की तरफ उठी हुई होगी तो ये शो करेगी कि गैस के ऊपर उतना ही प्रेशर कम लग रहा है। ग्राफ लाइन का नीचे आना शो करता है प्रेशर ज्यादा है, ग्राफ लाइन का ऊपर जाना शो करता है प्रेशर कम है। नोट कर लिए इसे। जनरल गैस इक्वेशन, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन क्या है, an equation that contains all the state variables, equation that relates ऑल स्टेट वेरिएबल्स, जो चार स्टेट वेरिएबल्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे उन तमाम स्टेट वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करने वाली जो इक्वेशन है उसे आप कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। जनरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम के तमाम स्टेट वेरिएबल्स एक साथ आ जाते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या था, दो स्टेट वेरिएबल आ रहे थे, वॉल्यूम और प्रेशर। चार्ल्स लॉ में भी दो स्टेट वेरिएबल्स आ रहे थे, वॉल्यूम और टेम्परेचर। लेकिन अगर जनरल गैस इक्वेशन की बात की जाए, इट इज जनरल, इसमें सारे के सारे शामिल हैं। अब जनरल गैस इक्वेशन जो है इसको लिखा जाता है PV = nRT, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास। ये जनरल गैस इक्वेशन है, लेकिन ये जनरल गैस इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी गई है, इन टर्म्स ऑफ मास। मास से मुराद हम पहले भी बात कर चुके, गैस का जो नंबर ऑफ मोल होता है वो इसके मास को शो कर रहा होता है। और अगर ये इक्वेशन यूं ना लिखी जाए तो इस इक्वेशन को यूं लिखा जाता है Pm = rho KT, सॉरी, Pm = rho RT। Now this is again general gas equation and this general gas equation is written in terms of density। जनरल गैस इक्वेशन को आमतौर पर यूं पढ़ाया जाता है, दिस इज PV = nRT। इसमें चारों स्टेट वेरिएबल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर। इसीलिए इसको इस फॉर्म में ज्यादा लिखा जाता है क्योंकि इसमें चारों स्टेट फंक्शंस, चारों स्टेट वेरिएबल्स एक साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करके लिखना चाहें, यू कैन राइट Pm = rho RT। अब ये वाला जो इक्वेशन है ये भी जनरल गैस इक्वेशन, इट्स नथिंग न्यू, ये जनरल गैस इक्वेशन है बट इट इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर आप कहते हैं तो मैं बनाकर शो कर देता हूं, बनाकर दिखा देता हूं कि ये इक्वेशन कैसे बनती है। दिस इक्वेशन विल बी PV = ये n है ना, n से मुराद नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू RT। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू RT। अब ये मोलर मास यहां डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर ले जाता है, मल्टीप्लाई करेगा, b वहां से आकर डिवाइड करेगा एंड इट विल बी Pm = m/v इनटू RT। ये m है मास ऑफ गैस, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इट्स कॉल्ड डेंसिटी, और डेंसिटी को केमिस्ट्री में d से लेकिन फिजिक्स वाले रो से शो करते हैं। सो इट विल बी रिटन एज Pm = rho RT।
तो जनरल गैस इक्वेशन पहले तो इन टर्म्स ऑफ मास लिखी जाती है, PV is equal to nRT। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो फिर ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखी जाती है, PM is equal to rho RT, और ये है इन टर्म्स ऑफ एंड इट कैन इवन बी चेंज। इसको आप एक और फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन शो करो। आप इसी जनरल गैस इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिख लीजिए, आप यूं भी लिख सकते हैं, PV is equal to, पिछली दफा भी n के ऊपर प्रॉब्लम आया था, n से मुराद नंबर ऑफ मोल्स है, तो पहले हमने फार्मूला लगाया था मास अपॉन मोलर मास। इसी नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नाउ PV will be equal to, PV is equal to, n को साइड पर कर दीजिए, P को साइड पर कर दीजिए, दो वैल्यूज हैं आपके पास R अपॉन NA, इन दोनों को मैंने मिलाकर एक तरफ कंबाइन कर दिया ग्रुप। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की वजह क्या है? ऐसा करने की वजह यह है कि R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अंडर ऑल कंडीशंस R की वैल्यू सेम रहती है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट्स 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ली जाती है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन एंड अंडर ऑल कंडीशंस। आप कोई भी गैस कंसीडर कर लें, कोई भी कंडीशन कंसीडर कर लें, R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एंड देन उसके बाद एक चीज और है, Na इज एन एवोगाड्रोस नंबर। ये क्या शो करता है? in the number of particle in 1 mole of a gas, किसी गैस के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद, and it is again a constant 6.02 exponent 23 and it's again ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है। इसकी वैल्यू अंडर एनी कंडीशन Na की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब मैंने इनको क्यों कंबाइन किया? ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये एवोगाड्रोस नंबर ये शो करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस। किसी कंटेनर में आपने जो गैस भरी दी है उसके पार्टिकल्स की तादाद ये फिक्स नहीं होती, जैसे जैसे आप पार्टिकल गैस की मिकदार बढ़ाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप गैस की मिकदार कम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा। Na क्यों फिक्स है? क्योंकि Na फिक्स है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। अगर गैस का 1 मोल लिया जाए तो क्योंकि आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स हो जाएगा। दैट्स व्हाई, ये रीजन है। अब मैं आता हूं इस अपने असर टॉपिक की तरफ। PV is equal to N और T लिखा, अब दरमियान में आया R अपॉन Na, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट का कांस्टेंट से रेशियो लोगे, ये फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो नया कांस्टेंट आ रहा है, R एक कांस्टेंट है, Na एक कांस्टेंट है, मैंने दोनों को आपस में डिवाइड किया, R को Na से डिवाइड किया, जवाब में एक नया कांस्टेंट बना दिया और इस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। सो दिस इज जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन लिखने के 3 तरीके हैं। यू कैन राइट इट एज PV is equal to nRT, you can write it as PV is equal to PM is equal to rho RT, and you can write PV is equal to NKT। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं आगे चलने से पहले इस इक्वेशन की तीनों फॉर्मेशंस दोबारा लिख देता हूं। PV is equal to nRT, दूसरा हो जाएगा PM is equal to rho RT और तीसरा हो जाएगा
PV is equal to NKT। ये है in terms of mass, ये है in terms of density, और तीसरी इक्वेशन है in terms of number of particles। आखिरी बात अबाउट बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट क्या है? इट इवन हैज अ प्रॉपर डेफिनेशन। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्पेशलिस्ट बोर्ड कराची बोर्ड वालों के लिए इससे रिलेटेड 4 एमसीक्यूज पास पेपर में आएंगे एक ही टॉपिक के बारे में। एक छोटी सी चीज, आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर पार्टिकल। अगर आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, R की वैल्यू है 8.314। इट्स बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, इसलिए इसका बेसिक यूनिट क्या है? जूल। लेकिन ये पूरी गैस के लिए नहीं है। R की वैल्यू है 8.314 जूल। जूल मीन्स एनर्जी, लेकिन पर मोल ये एक मोल के लिए और एक केल्विन पर केल्विन। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब एक बात हम और पढ़ चुके कि ये जो गैस का एक मोल होता है, अगर एक मोल गैस ली जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होता है? Na की वैल्यू क्या है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। यानी ये जो वैल्यू है कितने के लिए? एक मोल के लिए। अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को एक मोल के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की तादाद से डिवाइड कर दूं, तो अब जो आंसर आएगा है तो ये बुनियादी तौर पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन मैंने एक मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर लिया। अब ये एक मोल के लिए नहीं बचा, ये कितने के लिए बच गया? पर पार्टिकल। तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू बनती है, इस वैल्यू को कहा जाता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। शो करते हैं कैसे? K को मैं दोबारा लिख देता हूं। K बुनियादी तौर पर क्या है? The ratio of R upon Na, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, R की वैल्यू आपके सामने है 8.314, Na की वैल्यू आपके सामने है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, the value is 1.38 एक्सपोनेंट -23। अब मैं इसका यूनिट बनाता हूं। वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या था? बुनियादी तौर पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल। लेकिन वो क्या था? एक मोल के लिए। और अब ये एक मोल के लिए नहीं है, अब ये क्या है? पर पार्टिकल है। ये एक पार्टिकल के लिए है और होगा वही पर केल्विन, तो उसमें भी था, इसमें भी रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया। लेकिन आप ये याद रखिएगा, गैसेस सिस्टम्स में ऐसी तमाम वैल्यूज जो पर पार्टिकल होती है, जो एक पार्टिकल के लिए जो वैल्यू कंसीडर की जाती है, उसको यूनिट में शो नहीं किया जाता। तो अब अगर मैं इसको शो ना करूं, तो अब जो मेरे पास यूनिट बचेगा दैट विल बी जूल पर केल्विन। अब सवाल मैंने क्या कहा था? 4 एमसीक्यूज इस एक टॉपिक से रिलेटेड हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, डेफिनेशन क्या थी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर पार्टिकल इज कॉल्ड। आगे आपके पास ऑप्शन खाली जगह है, आपको 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये किसकी डेफिनेशन है? ये किसको शो करता है? ये शो करता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट को। ये शो करता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट को। तो पहले जो इसकी डेफिनेशन है ये एमसीक्यूज में पूछी गई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर पार्टिकल इज कॉल्ड। वो जो पर पार्टिकल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। दूसरा, द फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन दिए जा रहे हैं, R मल्टीप्लाई विद Na। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है R माइनस Na।
तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है Na अपॉन R, चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है R अपॉन Na। सिंपली आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा R अपॉन Na। अगर आपको याद है, अगर आपको मालूम है, अगर आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज पर जाते हैं, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। इट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। फाइनली आखिरी ऑप्शन है द यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज, नंबर 1 आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं जूल पर सेंटीग्रेड, नंबर 2 जूल पर फ़ारेनहाइट, नंबर 3 जूल पर केल्विन एंड नंबर 4। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूं कि भाई ये सब पॉसिबल हैं, क्योंकि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो क्या मैं ये सारे के सारे यूज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि K किसकी मदद से बनाया जा रहा है? R से। अब R का जरा फार्मूला जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक, अगर मैं अकेला R का फार्मूला लिखूं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में R की वैल्यू केमिस्ट्री में कैलकुलेट की थी, मालूम की थी, निकाली थी, वैल्यू क्या बनती है, तो उसमें फार्मूला यूज किया था PV अपॉन NT। अकेला T लिखा जाए, अकेला T लिखा जाए, इट इज कॉल्ड स्टेट टेम्परेचर। अकेला T लिखा जाए तो क्या है? स्टेट टेम्परेचर। जहां T स्टेट टेम्परेचर के तौर पर आता है, इसका यूनिट सिर्फ केल्विन होता है। सेंटीग्रेड अलाउ नहीं है, केल्विन अलाउ नहीं है। सेंटीग्रेड अलाउ नहीं है और केल्विन अलाउ नहीं है। आपको सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट अलाउ नहीं है। सेंटीग्रेड यूज नहीं कर सकते, फ़ारेनहाइट यूज नहीं कर सकते। आपको क्योंकि R के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि R में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ केल्विन का यूनिट यूज होगा, तो K के यूनिट में भी आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? केल्विन। देन योर करेक्ट ऑप्शन इज जूल पर केल्विन। लिटिल थोड़ा सा ट्रिकी था, कहीं ऐसा मत समझ लें कि सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर का यूनिट है, फ़ारेनहाइट और केल्विन भी टेम्परेचर का यूनिट है, तो हम ये सारे यूज कर सकते हैं। गलत है। आप गैसेस के सेक्शन में जितना भी काम कर रहे होते हैं, गैसेस के फार्मूला में स्टेट टेम्परेचर यूज होता है, एंड ड्यू टू द स्टेट टेम्परेचर हम टेम्परेचर का सिर्फ और सिर्फ केल्विन यूनिट यूज करते हैं। अच्छा, ये जो जूल पर केल्विन है, इट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके अलावा एक क्वांटिटी और है जिसका यूनिट जूल पर केल्विन होता है। एक क्वांटिटी और है जिसका यूनिट जूल पर केल्विन होता है, एंड दैट इज थर्मल कैपेसिटी। इसे हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है, इसे थर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है और इसे हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। अब के नाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा काम इतना ही है। हमने जनरल गैस इक्वेशन, हमने जो कल से टॉपिक स्टार्ट किया था, आज वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहली बात क्या की कि हमने गैस लॉ को डिफाइन किया, गैसेस सिस्टम को एक्सप्लेन किया, फिर गैस लॉ को डिफाइन किया कि गैस लॉ होता क्या है, फिर उसकी दो एग्जांपल है, एक बॉयल्स लॉ और दूसरा चार्ल्स लॉ, और फिर इन दोनों एग्जांपल्स को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया। फिर हमारे पास आती है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर लिया, और एक्सप्लेन करने के बाद उसकी तीनों फॉर्मेट्स, और आखिर में आता है एक नई कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रही है। स्पेशली एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इससे रिलेटेड 4 से 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं, और ये सारे पास पेपर में आ चुके हैं। मैं खुद से नहीं बना रहा, ये सारे पास पेपर में ये सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी गैसेस सेक्शन में हमारी मजीद डिटेल्स आना बाकी है, स्टिल वन थिंग टू गो। मैंने कल और आज जो लॉज एक्सप्लेन किए, बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन किया और चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन किया, बट दैट वाज ओनली एक्सप्लेनेशन। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं आप प्रूव करके दिखाएं कि बॉयल्स लॉ करेक्ट है, डिराइव नहीं करना, आपने एक्सप्लेन नहीं करना, आपने प्रूव करके दिखाना। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। आज मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, बुक में ये मौजूद है। तो मैं क्वेश्चन आज के लिए लिख देता हूँ, लेकिन आंसर आज नहीं होगा, हमारा अगले क्लास का क्वेश्चन आज लिख रहा हूँ। इसका आंसर, इसकी डिटेल, इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। द क्वेश्चन इज अपॉन द बेसिस ऑफ
KMT of gases prove number 1 Boyle's law, number 2 Charles law, number 3 channel gas equation. तो आपने केएमटी ऑफ गैसेस की बुनियाद पर प्रूव करके दिखाना है कि बॉयल्स लॉ सही है, करेक्ट है, प्रूव कर देंगे। देन चार्ल्स लॉ, देन जनरल गैस इक्वेशन। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन होगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।